हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनजी फिजिक्स क्लासेस। वेल, जैसा कि अब आप लोगों के एग्ज़ाम आने वाले हैं 12th क्लास के, तो 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ओटीज, फिलअप्स वगैरह ये सब आपको दिए गए हैं। तो उसी पे बेस्ड हम लोग चैप्टर नंबर 1 से कुछ एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको टेस्ट पेपर दिया था या क्वेश्चंस दिए थे वो सारे आपने कर लिए होंगे। तो उसी भी आप पे आज हम लोग उनका सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्जेस। तो देखते हैं, ये हमारे को ऑप्शंस दिए हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज इज क्लियर। तो चार्ज हमको दिया हुआ है 1 कूलम, Q इज इक्वल टू 1 कूलम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमसे जानना चाहता है, यानी n हमसे जानना चाहता है, राइट। तो हम सभी लोगों ने पढ़ा है Q इज इक्वल टू NE, रिलेशन पढ़ा है बाय द लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वी ऑल नो दैट Q इज इक्वल टू NE। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे निकालने, E को नीचे लाऊंगा तो N इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन E। ये मैंने लिखा N इज इक्वल टू Q अपॉन E। चार्ज की वैल्यू हमको दे रहा है 1 कूलम। E की वैल्यू हम सब लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर है यहां तक। डेसिमल हटाऊंगा, 0 बढ़ाऊंगा, फिर भी डिवाइड नहीं, ये मैंने सॉल्व किया। 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 5 अपॉन 8 डिवाइड नहीं जा रहा। डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, बचा 2, डेसिमल लगाया, फिर 0 बढ़ गया, 20 हो गया। 8 2 ज़ा 16, बचा 4, फिर 0 बढ़ाया, 8 5 ज़ा 40। तो हमारा सॉल्व करके फाइनली जो आंसर आया दैट वाज 0.625। 10 की पावर -19 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +19। ये हमारा आंसर आया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, राइट। अब मैं देख रहा हूं यहां पर ऑप्शन, ये ऑप्शन मुझे मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। तो आप गौर से देखिए, डेसिमल इसमें यहां आ रहा है और इसमें पहले आ रहा है, तो डेसिमल को एक डिजिट इधर सरकाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। तो दिस इज अवर राइट ऑप्शन। क्लियर? उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में वो हमसे बोल रहा है द फोर्सेस exerted on a point charge by 3 other respective point charges are F1 vector, F2 vector and F3 vector. The total force experienced by the point charge is, well, मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आपको याद हो तो, principle of superposition of wave. When two or more than two waves simultaneously affect a particle of the medium, then the resultant displacement of the particle is equal to the vector sum of individual displacement produced by the different waves. ऐसा करके मैंने एक बताया था आपको, अगर आपको याद हो तो। वही फंडा यहाँ पर लगा हुआ है। यहां पर क्या कह रहा है, गौर से सुनिएगा सभी लोग। जैसे मान के चलिए ये कोई एक चार्ज है कैपिटल Q, राइट। अब होता क्या है, जैसे कुछ लोगों का हो सकता है आप लोगों ने 11th क्लास में ये सारी चीजें पढ़ी हो। 11th क्लास में आपने पढ़ा है, जैसे ये A वेक्टर है एंड दिस इज B वेक्टर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम जो लोग जो लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर R वेक्टर बराबर होता है A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो चलिए देखते हैं, इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो यहां पर कह रहा है वो कि जैसे ये मैंने कोई एक चार्ज मान लिया, पॉइंट चार्ज, ठीक है। ये पॉइंट चार्ज Q है, यहां पर इसके आसपास अलग अलग चार्जेस रखे हुए हैं। ये कोई Q1 चार्ज है, ये मैंने मान लिया कोई यहाँ पर Q2 चार्ज रखा हुआ है, एक मैंने मान लिया ये Q3 चार्ज रखा हुआ है। Q1 चार्ज के कारण इस चार्ज पे फोर्स लगेगा इधर F1 वेक्टर, Q2 चार्ज के कारण इस पे फोर्स लगा इधर F2 वेक्टर, राइट। Q3 चार्ज के बाद इस पे फोर्स लगा इधर, दिस इज F3 वेक्टर। तो यहां पर जो इसका नेट फोर्स लगता है दैट नेट फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू होता है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। क्लियर? उम्मीद करता हूं आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। तो करेक्ट आंसर वुड बी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन में मुझसे वो बोल रहा है द यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज। तो भैया हम लोगों ने पढ़ा था बचपन में लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लेटर लैम्डा से डिनोट करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। बचपन में पढ़ा था नहीं पढ़ा था? तो Q चार्ज है, चार्ज को हम लोग काय में नापते हैं? कूलम में। L लेंथ है, लेंथ को मीटर में नापते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या हो गया? कूलम पर मीटर। कूलम पर मीटर। दिस इज अवर राइट आंसर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने जो है दैट इज
The ratio of forces F1 and F2 between the 2 point charges plus Q and minus Q placed in air and in a medium of dielectric constant K respectively is equal to। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन, हम लोग सभी लोग ध्यान से देखेंगे। वो कह रहा है दो चार्जेस हैं प्लस Q और माइनस Q, ठीक है। ये मैंने बढ़िया फर्स्ट क्लास, सबसे पहले तो मैं आपको देसी अंदाज में बता दूं, जो लोग बिगिनर्स होते हैं जिनको ज़्यादा दिक्कत आती है, एकदम से नहीं समझ पाते, उनके अंदाज में बताता हूं। तो गौर से देखिएगा, वो कह रहा है कि एक प्लस Q चार्ज है और एक माइनस Q चार्ज है, ठीक है। ये दो चार्जेस हैं प्लस Q और माइनस Q, ठीक है। अब वो कह रहा है सबसे पहले ये दोनों चार्जेस एयर में रखे हुए हैं, तब उनके बीच में फोर्स F1 लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? F1। तो भैया मैंने लिख दिया F1 इज इक्वल टू, मुझे मालूम है कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंगली फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/4πε0K Q1 Q2 अपॉन R², ऐसा हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट सीन में ये एयर में रखा हुआ है, तो F1 इज इक्वल टू 1/4πε0K, K की जगह 1 रखूंगा क्योंकि एयर है, ठीक है। फिर Q1 भी Q है, Q2 भी Q है, क्लियर। अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस मैंने मान लिया R है, तो ये हो गया R², इक्वेशन नंबर 1, क्लियर। मैं फिर से बोल रहा हूं, वो कह रहा है दो चार्जेस है प्लस Q और माइनस Q, जब एयर में रखे हैं तो उनके बीच में फोर्स F1 लग रहा है। अब वो कह रहा है एयर को हटाकर अब मैंने इन्हीं चार्जेस को इतने ही डिस्टेंस पे किसी मीडियम में रख दिया है, तब उनके बीच में फोर्स F2 लग रहा है। तो ये मैंने F2 लिख दिया, F2 इज इक्वल टू 1/4πε0। अब चूंकि मैंने किसी मीडियम में रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो यहां पर K आएगा। फिर Q1 की जगह भी Q है, Q2 की जगह भी Q है, अपॉन R²। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 2। तो पट्टा हमसे क्या जानना चाहता है? रेशो जानना चाहता है दोनों फोर्सेस का। तो F1 अपॉन F2, यानी इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का डिवाइड कर दूंगा। तो ये मैंने डिवाइड किया दोनों को, ठीक है। 1/4πε0 से 1/4πε0 कट जाएंगे, QQ से QQ, R² से R²। सीन क्लियर है सभी को? तो हमारे पास क्या बचा? F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू, ठीक है, ऊपर से बचा 1, नीचे से बचा 1 अपॉन K। कई लोग जल्दी में K लिख जाते हैं, गलत हो जाता है। ये क्या बचा है यहाँ पर हमारा? 1 अपॉन K। तो ये K कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा। तो फाइनली मैं इसको लिख सकता हूं यहाँ पर F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू K/1। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग। क्लियर? दिस इज योर राइट आंसर, K/1। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। सीन क्लियर है सभी को यहाँ तक? अगर यहाँ तक बात समझ में आ रही है तो ये तो जो लोग ज़्यादा नहीं समझ पाते है ना, बिल्कुल बिगिनर्स हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जो लोग अच्छे से पढ़ते हैं, प्रॉपर ध्यान देते हैं, वो लोग भी देखें, वो इसे झट से उड़ा देंगे। उनको मालूम है कूलाम्स लॉ का फॉर्मूला होता है 1/4πε0K Q1 Q2 अपॉन R²। फॉर्मूला तो पढ़ा है ना हमने। अब मुझे मालूम है F और K एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मैंने लिख दिया F को लिख दिया F1 अपॉन F2, तो K को लिखूंगा K2 अपॉन K1। क्लियर? तो F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू, यहां पर सबसे पहले ये दोनों चार्जेस एयर में रखे हुए थे, तो पहले मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया 1, और दूसरी सिचुएशन में वो किसी मीडियम में रखे थे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K था, तो दूसरे मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया K। तो आप इसे डायरेक्ट भी उड़ा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। आगे बढ़े। इसके बाद अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू चार्ज Q एट डिस्टेंस R। तो भैया जब पढ़ाया था तो खूब बोला था, याद किया होगा आप लोगों ने, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज बताया था ना। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, फॉर्मूला वाज 1/4πε0K Q अपॉन R²। तो ये मुझसे चीख के कह रहा है कि E और R² एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फाइनली आपका राइट आंसर हो जाएगा E प्रोपोर्शनल टू 1/R²। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन में वो मुझसे बोल रहा है, द टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल P प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज। तो भैया मैंने आपको बताया था जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर टॉर्क लगता है, और टॉर्क का रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था टाउ बराबर PE sin थीटा। पढ़ा था नहीं पढ़ा था? पढ़ा था ना, याद है? अच्छी बात है। चलिए देखते हैं। तो गांव वालों, आप लोगों ने वेक्टर पढ़ रखा है, वेक्टर मैथ्स वाले सर ने पढ़ाया होगा, है ना। वेक्टर में आप लोगों ने पढ़ा था A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बराबर AB sin थीटा। जब हम AB sin थीटा को A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर लिख सकते हैं, तो हम PE sin थीटा को क्या लिख सकते हैं? P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर।
और पता होगा आप लोगों को इसे वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये क्वांटिटी जो हमें मिलती है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हमारा क्या आंसर आ गया, टॉर्क पूछ रहा है आपको टॉर्क, तो टाउ कितना हो गया, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। दिस इज योर राइट आंसर। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा आप सभी को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हम लोग के सामने, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल P प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो भैया इसका तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों को ड्राइव करवाया था, अगर आपको याद हो तो। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन बताया था ना, U बराबर माइनस PE cos थीटा। सीन क्लियर है सभी को, U बराबर माइनस PE cos थीटा बताया था उसमें। कब स्टेबल पोजीशन होती है, कब अनस्टेबल पोजीशन होती है, बोलो भैया पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज, जेबी मैं ही बताऊं, जेबी मैं ही बताऊं, दूंगा। क्लियर है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर इज 1, वी ऑल नो दैट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, चार्ज कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। तो भैया ये कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है। आपको याद है जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था प्लास्टिक की बॉल है, पानी में डाल दूंगा, है ना, प्लास्टिक की बॉल, एक खोखली बॉल है, उसे पानी में डालूंगा तो पानी उसके सरफेस पर ही रहेगा, अंदर नहीं जाएगा। इन द सेम मैनर हॉलो चार्ज कंडक्टर है, जब इसको चार्ज दिया जाता है तो वो चार्ज उसके सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, अंदर चार्ज नहीं जाता। तो अंदर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। तो वही तो पूछ रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ चार्ज कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर, तो कितनी होती है, 0। तो क्या आएगा यहां पर, इज 0 एट ऑल पॉइंट्स इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस एट ऑल पॉइंट्स। तो भैया हम देख रहे हैं ना अंदर 0 है, तो ये दिस इज द करेक्ट आंसर, इज 0 एट ऑल पॉइंट्स। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को, क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद हमारे को अगला क्वेश्चन दे रहा है बच्चों, अ चार्ज Q is capped inside a cubical box, okay, the total electric flux coming out of a surface of the cube will be। पट्टा मुझसे कह रहा है कि भैया ये क्यूब है, ये क्यूब है, ठीक है, क्यूब के अंदर एक चार्ज रखा हुआ है, क्लियर। क्यूब देखा है कभी आप लोगों ने जिंदगी में, देखा है क्यूब, है क्यूब देखा है, ओके। क्यूब अगर आपने देखा है, वो बॉक्स देना, हाँ, ये जो क्यूब है, अब मेरे पास एग्जैक्टली क्यूब तो नहीं है लेकिन ये एक बॉक्स है। तो इस जाके के मोहे जाके, के मोहे जाके, फेस फेस 6 मोहे, 1 1 2 3 4 5 और 6, है ना, इसको क्यूब मान लेते हैं हम लोग। तो वो कह रहा है क्यूब के अंदर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, अ चार्ज क्यू इज कैप्ड इनसाइड अ क्यूबिकल बॉक्स। तो कह रहा है द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ सरफेस ऑफ द क्यूब विल बी। तो वो कह रहा है इसके जो 6 सरफेस है, इसमें किसी एक सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। बड़ा भारी क्वेश्चन है, दिमाग का दही हो रहा है ना, पढ़ोगे नहीं तो दही होगा, क्लियर। लिसन एवरीवन, गौर से सुनिएगा, हम याद करते हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ी थी। गॉस थ्योरम में आप लोगों ने बेटा ये पढ़ा था, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, आपको याद है ना। इसमें आपने पढ़ा था द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। बोलो पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, वैसे ये न्यूमेरिकल मैंने पढ़ाया हुआ है आपको ऑलरेडी, है ना। फिर से बोल रहा हूं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। ऐसा पढ़ा है हम लोगों ने। तो गौर से देखिएगा सभी लोग, यहां पर चार्ज एक क्यूब के अंदर रखा है, तो इसका मतलब क्लोज सरफेस के अंदर ही रखा है। तो इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे ही तो निकलेंगी, चारों तरफ निकलेंगी, चारों तरफ निकलेंगी, यानी कितने फेज से निकलेंगी, 6 फेज से निकलेंगी। बोलो भैया, तो फाई को या तो मैं ऐसे बोल दूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, या इस केस में ऐसे बोल दूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू 6 फेसेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू 6 फेसेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। बोलो भैया बात तो एक ही है, चाहे तो ऐसे बोल दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, और इस सिचुएशन में क्लोज सरफेस में 6 फेस ही तो होंगे, तो इसे ऐसे नहीं बोल सकता इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू 6 फेसेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। जब 6 फेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 है, तो एक फेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन 0।
बोलो भैया। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे मैंने बोला 8 रुपए की 56 टॉफी आती है, 8 रुपए की 56 टॉफी आती है, तो 1 रुपए की कितनी आएंगी? तो 1 रुपए की निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 56/8 टॉफी। बोलो भैया यस और नो? तो 8 7 56, 1 रुपए की 7 टॉफी आ गई। बोलो भैया। इसी तरीके से 8 रुपए की 56 टॉफी, तो 1 रुपए की निकालने के लिए आपने 8 का डिवाइड किया, 6 फेज से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन 0, तो 1 फेज से पास होने वाला तो 6 का डिवाइड हो जाएगा। नहीं है मेरी बात समझ में? तो यहां पर उसने यही पूछा है, अ चार्ज Q इज केप्ट इनसाइड अ क्यूबिकल बॉक्स, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ अ सरफेस ऑफ द क्यूब विल बी, है ना, क्यूब के किसी एक सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहा है। क्लियर है? तो 6 फेज से पास होने वाला Q अपॉन एप्सिलॉन 0, तो 1 फेज से पास होने वाला Q अपॉन 6 एप्सिलॉन 0, यानी दिस वुड बी द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ चार्ज प्लेन शीट विथ सरफेस डेंसिटी सिग्मा इज। तो भैया इसको देखते हैं, गौर से सुनिएगा सभी लोग। जैसे मान के चलिए ये एक मेटेलिक शीट है ना, ये एक मैंने मेटेलिक शीट है, लोहे की चादर है, मैंने इस चादर को चार्ज दे दिया, चार्ज इधर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इस तरफ भी पॉजिटिव चार्ज है, इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, और ये शीट ऐसे रखी है ना, तो इससे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे ही तो निकलेंगे। और जब डेरिवेशन कराया था तो शीट के कारण किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला पढ़ा था हमने, E बराबर कितना होता था? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये रिलेशन आप लोगों को पढ़ाया गया था। बोलो भैया। तो वो कह रहा है जैसे मान के जो शीट है, अब वैसे तो ये शीट आपको दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसे रखूंगा तो आपको केवल एक लाइन दिखाई देगी, आपको शीट नहीं दिखाई देगी, और शीट पे ये क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। बोला भैया। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऐसे निकल रही हैं। सीन क्लियर है? अब वो कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द चार्ज प्लेन शीट विथ सरफेस डेंसिटी सिग्मा इज। अब भैया एक बात बताओ, इससे r डिस्टेंस बोला है, आप किसी भी डिस्टेंस पे बोल दो। यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पैरेलल है, इक्विडिस्टेंट है। इसका मतलब इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा, या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कैसा होगा? यूनिफॉर्म, क्योंकि हमने पढ़ा इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट टू ईच अदर। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे, है ना। तो शीट के कारण कितने भी डिस्टेंस पे निकाल लो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, यानी दिस इज योर राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के सामने, a force F is acting between 2 point charges plus Q and minus Q placed at a distance r। वो कह रहा है दो चार्जेस हैं प्लस Q और माइनस Q, और दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पे हैं, है ना, और इनके बीच कितना फोर्स लग रहा है बच्चों? F फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? F फोर्स लग रहा है। फिर आगे कह रहा है वन चार्ज इज फिक्स्ड एंड द अदर रिवॉल्व्स अराउंड इट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। वो कह रहा है एक चार्ज तो फिक्स कर लियो, क्या कर लियो? फिक्स कर लियो, और दूसरे चार्ज को इस चार्ज के चारों तरफ घुमाओ, ऐसे ऐसे घुमाओ। नहीं यही बात समझ, या इसको फिक्स कर लो तो इसको घुमा लो, या इसको फिक्स कर लो तो इसको घुमा लो, चाहे जैसा कर लो। क्लियर? तो वो कह रहा है कि जब ऐसा घुमाया जाता है तो कितना वर्क डन होगा। वर्क डन पट्टा हमसे जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है? वर्क डन। He is telling you there are two charges plus Q and minus Q which are kept at a separation r. If one charge is fixed and another charge is revolving around the first charge in a circle of radius r, then what would be the amount of work done? This is the question. Got the question everyone? Question गया तेल लेने। Equipotential surface पढ़ाया था। If a charge is moving from one point to another point on an equipotential surface, then the work done is 0. ऐसा बताया था, आपको याद है? हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस बताया था। उसमें मैंने बताया था इफ द चार्ज इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस देन द वर्क डन इज 0। अब गौर से देखिएगा, आप पहले मुझे ये बताओ, जैसे ये प्लस Q चार्ज है, ठीक है, इसके कारण इस पॉइंट P पर जो कि r डिस्टेंस पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। ये भी पॉइंट r डिस्टेंस पे, तो यहाँ भी पोटेंशियल उतना ही होगा, यहाँ भी पोटेंशियल उतना ही होगा। ये सारे पॉइंट r डिस्टेंस पे, तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। तो इसका मतलब ये कैसा सरफेस हो गया? इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैसा सरफेस हो गया? इक्विपोटेंशियल सरफेस। और हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इफ अ चार्ज इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस देन द वर्क डन इज 0। तो इसका वर्क डन यहां पर जो आंसर आएगा हमारा वो क्या आएगा? 0। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे आप लोग। सीन क्लियर है?
ये हमने प्रॉपर्टी से किया है। व्हेन द चार्ज इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस देन द वर्क डन इज 0। क्या मैं उम्मीद करूं समझ गए हम लोग। थोड़ा और डिटेल में अगर आप लोग देखना चाहें, नहीं समझ में आया जैसे आपको, तो जैसे मान के चलिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है भैया। मुझे मालूम है जितनी डिस्टेंस पे ये पॉइंट है उतनी डिस्टेंस पे ये पॉइंट है, तो मैं ए से लेके बी तक ले गया चार्ज को, ठीक है भैया। तो मुझे मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, यस और नो। अब मुझे मालूम है दोनों सेम पॉइंट पर है, तो जितना पोटेंशियल बी पॉइंट पे होगा उतना ये पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। मैंने मान लिया इस पे वी है तो इस पे भी वी है, इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। वी माइनस वी 0, 0 का मल्टीप्लाई क्यू से होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो डब्ल्यू बराबर 0। ऐसे भी कर सकते हैं आप, नहीं है मेरी बात समझ में। एक और तरीका है जिससे आप कर सकते हैं, जिन लोगों का 11th के फंडामेंटल्स क्लियर हैं, गौर से देखिएगा। चार्ज को आप ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे घुमा रहे हो, राइट। तो ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू को इधर की तरफ खींच रहा है, तो फोर्स ऐसे हो गया। अच्छा, जब ये चार्ज ऐसे घुमा रहे हो आप, तो किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है, ये है ना, तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है, बोला भैया। और वेलोसिटी इस तरफ है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी इसी तरफ है। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है ना, एफ डी कॉस थीटा। तो यहाँ फोर्स ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। तो थीटा 90 डिग्री रख दूंगा तो कॉस 90 0, 0 का मल्टीप्लाई एफ डी से होगा तो 0। ऐसे भी कर सकते हैं, कई तरीके हैं एक ही सवाल को करने के। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ तक हमने जो भी देखा दैट वाज ओटी, क्लियर। जितने भी ओटीज मैंने दिए थे, तो ये उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे ओटीज लगा लिए होंगे। इसके बाद हम लोग आगे की कहानी पे चलते हैं। अगला हमारे को जो दिया है, हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं। जो फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिए गए हैं, तो एक एक करके हम सारे फिल इन द ब्लैंक्स देखते हैं फटाफट। आप लोग गैस करो, जरा गैस करो फटाफट जल्दी से, फिल इन द ब्लैंक्स अगला कौन सा आएगा, है ना। गौर से देखिएगा सब लोग, देखते हैं। हाँ, वैसे तो हमें आंसर दिखाई दे रहे हैं, तुम का दिमाग लगाने वाले हो नालायकों, अपना लगाओगे ना। अच्छा, मैं ये नालायक वालायक बोलता हूँ, आपको बुरा तो नहीं लगता? प्यार से बोलता हूँ, है ना। खैर चलो, द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज, हाँ भाई लोगों, द यूनिट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज। आंसर तो मुझे मालूम है, तुम लोग देख रहे हो, वैसे मैंने छुपा लिया है, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी, हम लोगों ने बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। क्यू चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलाम, ए एरिया है, एरिया को मीटर स्क्वायर में नापते हैं, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट फिलअप पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज अ, तो भैया मैंने आपको बताया था डायपोल मूवमेंट जो है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन आपने देखी थी, इसकी जो डायरेक्शन होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होती थी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट। और चूंकि इसकी डायरेक्शन होती है, इस वजह से हम लोग इसे वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, क्लियर। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन में बोल रहा है द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज फिल इन द ब्लैंक्स प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो भैया सारी चीजें गई भाड़ में, जे कह रहा है पट्टा, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। भैया 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है ना, तो भैया हमें मालूम है कि ये लगता है F बराबर 1/4πε0 के, थोड़ा गंदा सा 4 बन गया है यहाँ पर, 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है, तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ये रहा, फोर्स ये रहा, डायरेक्टली है इनवर्सली है, हाँ वेरी गुड, इनवर्सली। तो द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज इनवर्सली आएगा यहाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सीन क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। नेक्स्ट फिलअप, अगला फिलअप हमको दिया है द एसआई यूनिट ऑफ परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो भैया परमिटिविटी इन फ्री स्पेस हम लोगों को मालूम है एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 8.86 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। पट्टों ने यूनिट पूछी है ना हमसे, तो ये यूनिट आ गई एप्सिलॉन, सॉरी कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। बाई चांस मुझे मालूम है आप लोग अव्वल दर्जे के भुलक्कड़ हैं, तो भूलना तय है, भूलना तय है। अगर हम भूल जाते हैं तो कैसे निकालेंगे ऐसी सिचुएशन में, तो गौर से देखिएगा। एप्सिलॉन नॉट तो हमें मालूम है F इज इक्वल टू होता है 1/4π एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो मुझे एप्सिलॉन नॉट की तो यूनिट चाहिए परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, तो एप्सिलॉन 0 को इधर ले आया, F को इधर ले आया, तो एप्सिलॉन 0 बराबर 1/4π F के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आ जाओ रख लो इसको बढ़िया, देखो 1/4π ये तो पूरा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो कोई यूनिट होता नहीं है, के भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसका भी कोई यूनिट नहीं होता। अब बचा Q1 चार्ज, चार्ज की यूनिट कूलाम, Q2 भी चार्ज, चार्ज की यूनिट कूलाम, कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर। F फोर्स है, फोर्स की यूनिट न्यूटन,
आर डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, तो डिस्टेंस हम लोग मीटर में नापते हैं, तो मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, आ गया नहीं आ गया, आ गया ना। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोग के सामने, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज। तो भाई लोगों डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला तो मैंने सुना तुम्हें रेटोड्रो है, रेटोड्रो ना, रेटोड्रो। डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2L, P बराबर Q इंटू 2L। तो Q बराबर IT बचपन में बताई थी, इंटू 2L। आई यहां पर करंट है, करंट को एम्पियर में नापते हैं, इसलिए उसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया A। T टाइम है, टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल T। 2L, 2L क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। 2L इज द काइंड ऑफ लेंथ, और लेंथ क्या है मैंने पाएगी? लीटर में, अच्छा मीटर में, ठीक है। मीटर है तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? L, अटल है ना, तो डायमेंशन फॉर्मूला उसका हो गया ATL। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज, हाँ भैया ये भी मैं ही बताऊं क्या? ये भी मैं ही बताऊं क्या है? द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बताया था इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और प्रोटॉन पे चार्ज बराबर होता है, बस फर्क एक ही बात का है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पूछ रहा है द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है एप्सिलॉन जीरो रिप्रेजेंट द, तो एप्सिलॉन जीरो परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। इसमें क्या समझाऊंगा मैं, ये तो समझदार हो आप लोग है ना, परमिटिविटी ऑफ एयर, राइट। वैल्यू पता ही है 8.86 इंटू 10⁻12 हाँ कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज। पता है ना, इन नेचर द मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज। इट इज डिनोटेड बाय द लेटर स्मॉल ई। स्मॉल ई कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन पे ही चार्ज होता है, इसलिए हम इसे स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। क्लियर, इसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल चार्ज। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट पूछ रहा है। तो भैया मैंने बचपन में ये पढ़ा था, ई बराबर फेंकू, याद है? F अपॉन क्यू। बोलो भैया, F फोर्स है, फोर्स की यूनिट न्यूटन, क्यू चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में मुझसे कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू कूलम चार्ज। ओके, कूलम चार्ज दिया है, कुछ भी नहीं दिया तो हम उसे 1 कूलम चार्ज ही समझेंगे, यस और नो? तो चलिए देखते हैं हम लोग इसे, गौर से सुनिएगा सब लोग ध्यान से। मुझसे पूछ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर पासिंग थ्रू कूलम चार्ज। क्लियर। यहां पर 1 कूलम भी लिख सकते हैं हम लोग, 1 भी लिख सकता है, जब कुछ नहीं दिया तो 1 कूलम चार्ज ही समझेंगे हम लोग इसे। तो याद करो वो दिन पढ़ा था ना, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस व्हिच इज पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसे नहीं लग रहा? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू, ऐसा नहीं लग रहा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन दे रहा हो, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन दे रहा हो तो फॉर्मूला हमें मालूम है, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। बचपन में पढ़े नहीं पढ़े? पढ़े है ना। अब वो कह रहा है कूलम चार्ज या 1 कूलम चार्ज, तो क्यू की जगह कितना पीट दूं? 1। और एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू हम लोग जानते हैं 8.86 इंटू 10⁻⁻12। बोले भैया अब क्या सॉल्व कर लो इसको, तो 1 अपॉन 8.86, ठीक है, 10⁻⁻12 ऊपर जाएगा तो 10⁻+ 12 हो जाएगा। बोलो भैया यस और नो? सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? आगे बढ़ते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ रही है, इसको सॉल्व करते हैं। डेसिमल हटाऊंगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे नहीं बढ़ जाएंगे? बढ़ जाएंगे ना। चलो आ जाओ, 100 में 886 का डिवाइड दूंगा, डिवाइड नहीं जा रहा, मैंने डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया। 886 का टेबल आता है, टिंडे आता है। क्लियर। 886 1 जा 886, ये मैंने डिवाइड किया, 1 टाइम जाएगा है ना, तो ये आपका बचेगा 114। यस और नो? 114 बचेगा है ना। 886 एकम 886, ये 1000 है, तो कितना बचा हमारे पास? 114। डेसिमल लगाए, फिर 0 बढ़ा दिया हमने, तो ये 1140 हो गए। फिर 886 से डिवाइड किया तो फिर ये 1 टाइम जाएगा,
बोला भैया, यस और नो, और कुछ ना कुछ बच जाएगा। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। मैंने डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक कर दिया, तो हमारे पास फाइनली क्या आंसर आ गया, ये 5 इज इक्वल टू 0.11 इंटू 10⁻12। सीन क्लियर है? आप और आगे बढ़ाना चाहते हो तो और आगे बढ़ा सकते हो, आप ये आंसर लिखना चाहो तो यहाँ पर ये भी आंसर लिख सकते हो। आप देखो इसमें आंसर इन्होंने या तो 1/ε0 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि Q की वैल्यू 1 है, तो 1/ε0 भी लिख सकते हैं इसका आंसर। इन्होंने ये लिखा है तो ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या मेरा ये आया है तो मैं ये भी आंसर लिख सकता हूं। सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ये देखो ना, डेसिमल को एक डिजिट इधर सरकाओगे तो ये 10⁻12 से 10⁻11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻11, 1.1 इंटू 10⁻11। डिवाइड थोड़ा सा और कर लोगे तो ये 3 भी आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स के बाद अब हमारी अगली कहानी आती है मैचिंग। चलिए मैचिंग देखते हैं। मैचिंग कभी करिए हैं? मुझे तो गाना याद आ रहा है, सोड़ी के फूल सा कभी मैच किया रे। चलिए देखते हैं, ठीक है, मैचिंग खेलते हैं। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, भैया क्या है? यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने पढ़ा था बचपन में, E बराबर F/Q। तो F फोर्स है, फोर्स की यूनिट न्यूटन, Q चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम। सीन क्लियर है सभी को? तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो गया हमारा? न्यूटन पर कूलाम, सॉरी न्यूटन पर कूलाम। एक मिनट, ये सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। दूसरा कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, भैया पोटेंशियल एनर्जी अभी थोड़ी देर पहले ओटी किया था, U बराबर -P cos थीटा। सीन क्लियर है सभी को? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया हमारा U बराबर -P cos थीटा। अगला कह रहा है यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स। तो भैया मूवमेंट ऑफ फोर्स को आप लोग टॉर्क भी बोलते हो, टॉर्क। मूवमेंट ऑफ फोर्स को क्या बोलते हो? टॉर्क। जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की है, फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स। मैंने आपको बताया था जहां पर भी वर्ड मूवमेंट आता है वहां डिस्टेंस का मल्टीप्लाई हो जाता है, डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दिया था। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क होता है कि नहीं होता? बोलो भैया। मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग टॉर्क बोलते हैं। अब F फोर्स है तो फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, R डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट हो गई मीटर। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स यानी कि टॉर्क, मूवमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क बोलते हैं, टॉर्क की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर। तो ये आ गया हमारा यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स का मतलब काय की यूनिट पूछ रहा है? टॉर्क की यूनिट पूछ रहा है, तो टॉर्क की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर। इसके बाद क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो भैया लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है आपने, इन नेचर चार्ज इज ऑलवेज इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, यस और नो? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का आपका हो गया Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। इसके बाद बात आती है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। क्लियर? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट की बात करें तो भैया डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, P बराबर Q इंटू 2L। बोलो भैया, Q चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलाम, बोलो, और 2L लेंथ है, लेंथ की यूनिट मीटर, कूलाम मीटर। तो ये इसका ये हो जाएगा आपका कूलाम मीटर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब आगे की कहानी कहते हैं। अब हमारे बचते हैं ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स और देख लेते हैं। चलिए भाई, ट्रू फॉल्स की अगर बात की जाए तो देखते हैं गौर से सभी लोग। शुरुआत की जाए ट्रू फॉल्स की। पढ़ाई कर रहे हो? कर रहे हो, ठीक है। चलिए ट्रू फॉल्स देखते हैं, ठीक है। रेडी पे रेडी है, धप्पा नहीं बोलूंगा। हाँ, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इन CGS सिस्टम इज डाइन। भैया फोर्स, ये कहीं ना कहीं 11th वाला भाई बच्चा कर सकता है। इलेक्ट्रिक फोर्स यानी फोर्स है, और फोर्स की SI सिस्टम में यूनिट होती है न्यूटन, और CGS सिस्टम में यूनिट होती है डाइन। पढ़ा है ना? 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। हाँ, चलिए, तो वो ये पूछ रहा है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इन CGS सिस्टम इज डाइन। तो इट्स ट्रू। सीन क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन अ चार्ज ऑब्जेक्ट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज E। हाँ सही है, क्योंकि ये क्या है, कहीं ना कहीं लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ही तो है। चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज, यस और नो? सीन क्लियर है? तो इट्स ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो हम लोग को दिया है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज नॉट वैलिड इन रिलेटिव मोशन। भैया ये लॉ है, क्लियर? एंड लॉ हर सर्कमस्टेंसेस में
ट्रू होते हैं। क्लियर? अब वो ये कह रहा है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज नॉट वैलिड। भैया लॉ कोई भी सर्कमस्टेंसेज हो वो हमेशा वैलिड होते हैं, और ये कह रहा है नॉट वैलिड। समझ में आ रही है बात? तो ये क्या हो गया हमारा फॉल्स। तो क्यों हो गया फॉल्स? समझ में आ रही है बात? क्योंकि लॉ जो होते हैं वो हर कंडीशन में वैलिड होते हैं। क्लियर? तो ये कह रहा है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज नॉट वैलिड। ये जो लॉ है वो नॉट वैलिड कह रहा है, रिलेटिव मोशन में नॉट वैलिड रहेगा। तो ऐसा नहीं होता, ये हर कंडीशन में वैलिड होता है। सीन क्लियर है? तो इस वजह से ये फॉल्स हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। The Coulombian force acting between 2 point charges is unaffected by the other charges present in that field. आपको याद होगा बच्चों, मैंने लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ पढ़ाए थे। लिमिटेशंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ में मैंने पढ़ाया था। मैंने जब आपको पढ़ाया था तो मैंने ये बताया था, जैसे ये दो चार्जेस हैं Q1 Q2, इनके बीच r डिस्टेंस है तो इनके बीच में फोर्स लगता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ऐसा मैंने पढ़ा है। अब क्या है, इस विसिनिटी में अगर कोई तीसरा चार्ज रख दिया जाए तो ये तीसरा चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ये बात सही है। ये तीसरा चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी बात सही है। लेकिन ये तीसरा चार्ज इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ऐसा मैंने आपको बताया था। सीन क्लियर है सभी को? तो वही पॉइंट ये पूछ रहा है, द कोलम्बियन फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज अनअफेक्टेड बाय द अदर चार्जेस प्रेजेंट इन दैट फील्ड। Coulombian force acting between two charges is unaffected by the other charges present in that field। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू। तो क्यों हो गया ट्रू? उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, उसमें बोल रहा है द कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ कैन नॉट बी डिराइव्ड बाय द गॉस थ्योरम। हेलो, याद करो, आपने पढ़ा था derive the relation for the intensity of electric field at any point due to a point charge with the help of Gauss theorem। यानी गॉस थ्योरम की हेल्प से हमने किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट की थी। फिर और भी क्वेश्चन पढ़ा था हमने, ये सब हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में सब पढ़ा है। हमने ये भी पढ़ा था विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम प्रूव द कूलम्ब्स लॉ। विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम प्रूव द कूलम्ब्स लॉ, यानी गॉस थ्योरम की हेल्प से कूलम्ब्स लॉ प्रूव किया जा सकता है। ऐसा हम जानते हैं, हमने पढ़ा है। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, Coulomb's inverse square law cannot be derived by Gauss theorem। तो फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हम ड्राइव कर सकते हैं गॉस थ्योरम से उसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A torque acts on a dipole kept in an electric field of uniform intensity। तो भैया ये तो आपको आप ही बताओ ना, ये मैंने यहां पर ये बना दिया, ये क्या बना दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखते थे ऐसे, ये प्लस क्यू हो गया, ये माइनस क्यू हो गया। प्लस क्यू पे आप कहते थे सर ऐसे फोर्स लगेगा, फेंकें एफ बराबर क्यू ही। माइनस क्यू पे इधर की तरफ लगेगा अपोजिट, आप ही कहते थे, मैं नहीं कहता था एफ बराबर क्यू ही। बोलो, दोनों फोर्स मिलके कपल बना रहे थे और कपल ये जो होता था वो इस डाइपोल को ऐसे घुमाने की कोशिश करता था, यस और नो। और डाइपोल को घुमाने की कोशिश कर रहा है, डाइपोल घूम रहा है, जाएगा मतलब क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है। लग रहा है नहीं लग रहा है? बोलो भैया, टॉर्क लग रहा है। आपने इसका रिलेशन भी पढ़ा था, टाउ बराबर पी साइन थीटा। बोलो भैया, तो बस वो कह रहा है अ टॉर्क एक्ट्स ऑन अ डाइपोल कैप्ट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिफॉर्म इंटेंसिटी। वो कह रहा है यूनिफॉर्म इंटेंसिटी के इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है। तो बिल्कुल लगता है, ट्रू है, यस। सीन क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी के साथ मैंने चैप्टर 1 में बेटा जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को दिए थे, मैं उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज के लिए पर्याप्त है। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।